बाल सभा में स्वागत है सभी बच्चों का। बच्चों के साथ बाल सभा में पधारे उनके माता पिता का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो लॉकडाउन में हम लोग प्रतिदिन भारत की एक महान हस्ती के बारे में जानते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ सीख ले सकें, उसी कड़ी में आज की बाल सभा में जो जो विभूति हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, वो है प्रोफेसर रामानुजन जी। और आज हमको बताने के लिए, प्रोफेसर रामानुजन जी की कहानी सुनाने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं आदरणीय हितेश शंकर जी। हितेश शंकर जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश में इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े समाचार पत्र ग्रुप में अपनी सेवाएं देते हुए भी हमेशा बच्चों से जुड़े सरोकारों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बच्चों के हित की रिपोर्टिंग, बच्चों का हित समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कैसे चिंता किया जा सके, उस क्षेत्र में आपका सहयोग आयोग को भी हमेशा मिलता रहा है। ऐसे बच्चों के प्रिय और बच्चों को प्यार करने वाले हितेश जी अभी पांचजन नामक समाचार पत्र में संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हितेश जी से कि वो महान गणितज्ञ प्रोफेसर रामानुजन जी के बारे में आज की बाल सभा में बच्चों से बात करें। नमस्कार प्रियांक जी और सभी बच्चों को नमस्कार। बाल सभा से ये जुड़ना, ये मुझे लगता है आप लोगों ने जो ये कनेक्ट बिठाया है एक ऐसे समय में जब दुनिया की गति, पृथ्वी की गति को छोड़कर बाकी सबकी गति जैसे थम सी गई है और घर में बैठे क्या करें, जैसे बैठे बैठे अंताक्षरी खेलते थे घर में, अब आपने बच्चों से संवाद, जैसे स्कूलों में बाल सभा चलती थी, आपने उस बाल सभा से जोड़ा। बच्चों को तो मजा आ ही रहा होगा, मुझे भरोसा है कि यकीनन उन्हें मजा आ रहा होगा। हम जैसे लोगों को भी आपने पुराने दिनों की याद दिला दी। और जैसे स्कूल में बाल सभा होती थी उसी तरह से किसी के बारे में बात करना, सबके साथ बैठकर बात करना, तो ये अनुभव, ये रोमांचित करने वाला अनुभव है। ये बाकी बैठकों से अलग है, ये बाल सभा है। और जैसे आपने कहा कि कुछ विभूतियों के बारे में हम बात करेंगे, तो कोर्स में जो होते हैं चैप्टर, वो चैप्टर होते हैं, मगर जो रस लेकर बात करते हैं वो हमारा अतिरिक्त ज्ञानवर्धन करते हैं। ये ऐसी विभूतियों की बात है। और आपने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी से घबराते हैं, किसी से कतराते हैं, किसी में डूब जाते हैं। इसी तरह से विशेषज्ञ विभूतियां वो भी अलग अलग क्षेत्र की हैं। आज मैं एक ऐसी ही विभूति की बात कर रहा हूं जिस सब्जेक्ट से बच्चे घबराते हैं बहुत ज्यादा, मगर किसी एक सब्जेक्ट से कैसे प्यार किया जा सकता है, और अगर आप उस सब्जेक्ट में डूब जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, तो फिर आपका नाम इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं होता। हम श्रीनिवास रामानुजन जी की बात कर रहे हैं और आपको हैरानी होगी कि दुनिया से श्रीनिवास रामानुजन जी को गए हुए 100 साल होने को आए, मगर जहां पर बाकी लोगों की यादें कुछ हल्की पड़ती हैं, धुंधली पड़ती हैं, ये गणित के क्षेत्र के महारथी रामानुजन जी ऐसे थे कि जिनकी कीर्ति हर बार लगातार हर साल उस पर कहीं ना कहीं शोध होता है, चर्चा होती है, तो 100 साल के बाद भी हर बार नए कारणों से वो चर्चा में रहते हैं। दुनिया भर में उनकी प्रमेयों पर, उनके सूत्रों पर, उन्होंने जो गणित के लिए काम किया उस पर तो बात होती है, मगर किन स्थितियों में रहकर काम किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं देश भर में जाता हूं तो वहां सारी जगह मेट्रोज नहीं है, महानगर नहीं है, कुछ कस्बे हैं, कुछ गांव हैं, और कुछ गांवों में भी सुदूर क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुविधाओं का बिल्कुल नामो निशान नहीं होगा, मगर करने वाला बच्चा कैसे कर जाता है, ऐसी कहानी रामानुजन की कहानी है। अगर हमें लगता है कि हमारे यहाँ तो स्कूल में इस चीज की कमी है या मेरे पास नोटबुक वगैरह की दिक्कत है, तो कई बार मन खराब होता है। मगर क्या साधनों से, क्या कुछ चीजों से, ये चीजें क्या हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने से रोक सकती हैं?
अगर हम रामानुजन जी जैसी विभूतियों के बारे में पढ़ता है तो लगता है कि भाई साधन तो कम ज्यादा हो सकते हैं, मगर आपकी लगन जो है, उस लगन की कहानी रामानुजन की कहानी है। रामानुजन जी कोयम्बतूर है, कोयम्बतूर के पास इरोड नाम का कस्बा है, और इरोड नाम के कस्बे में वहां उनका जन्म हुआ था, और कुंभकोणम वहां पर उनका बचपन मुख्यतः बीता था। और जैसा दक्षिण भारत के बारे में हम जानते हैं कि केले के पेड़ खूब सारे नारियल के पेड़, समुद्री क्षेत्र, ऐसा एक सुरम्य क्षेत्र था। मगर घर अपना एक उनका जो था वो एक खपरेल वाला पुराना घर था। जैसा ड्राइंग की हम बनाते हैं तो जैसे झोपड़ी बनाते हैं, खपरेल के मकान उसी तरीके के होते हैं। दक्षिण भारत में खास तरह से मकान होते हैं। बरसात बहुत ज्यादा होती है तो उनका पानी ऐसी ढलवा छतों से गिर जाता है, तो उस तरीके का उनका मकान था। बहुत सामान्य सा एक परिवार था। और पिताजी जो उनके थे वो मुनीम का काम करते थे, आजकल जिसे अकाउंटेंट बोलते हैं, तो अकाउंटेंट का वो काम उनके पिताजी करते थे। और बचपन की भी उनकी एक बड़ी, उनके जन्म से पहले की बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मुनीम जी के घर में बहुत साल तक जब कोई बच्चा नहीं था, तो नामगिरी की जो नामदेवी थी, वो उनकी कुलदेवी जो थी, उन्होंने अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना की कि हमारे परिवार में भी कोई बालक होना चाहिए, और जैसे कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो बाद में उनके घर में रामानुजन जी का जन्म हुआ। और उसके बाद ये बालक को देखकर घर वालों को लगा कि ये बालक तो कुछ और बच्चों जैसा नहीं है, और खासकर गणित के मामले में उनका जो वो प्यार है सब्जेक्ट के साथ, वो कुछ अलग ही था। और जिस समय वो बहुत बहुत छोटी आयु की बात है, शायद 10 वर्ष की आयु थी, उस समय पढ़ने में इतने तेज कि प्राइमरी की जो परीक्षा होती है, जब प्राइमरी की परीक्षा दी तो पूरा जिला उस बच्चे ने टॉप किया। और उसके बाद सबने देखा कि जब ध्यान में डूबते हैं तो बाकी आसपास क्या हो रहा है उसे अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं रहता था। पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला जब ये बच्चा टाउन हाई स्कूल पहुंचा, तो एक चीज और उनके पक्ष की टीचर्स को देखने में आई, शिक्षकों को देखने में आई, कि बाकी सब तो सवाल के बारे में जो पढ़ाया उसके बारे में पूछते हैं। आपने भी देखा होगा जैसे स्कूल में कि ये चैप्टर किया है, इसके ये 3 प्रश्न हैं, तो ये 3 प्रश्न इसमें कहाँ हैं, ये सारी बातें तो सब करते ही हैं। मगर रामानुजन जो थे वो कुछ अलग तरीके के प्रश्न करते थे, मौलिक प्रश्न करते थे, और इतने प्रश्न करते थे कि कई बार टीचर परेशान हो जाते थे। तो वो प्रश्न कैसे कि ये पृथ्वी घूमती क्यों है, क्या ये वास्तव में घूमती है, क्या किसी ने घूमते हुए देखा है? पृथ्वी और बादल अगर हैं तो बादल ये बनते कैसे हैं? इस पृथ्वी और बादल के बीच में ये दूरी कैसी है? अगर ये धरती है, हम सब हैं, तो हम सब में से सबसे पहले कौन आया था? बहुत सारे सवाल, तरह तरह के सवाल। ये इससे पता चलता है कि एक जिज्ञासा जो होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल पूछने की जो आदत होती, तो रामानुजन जी में ये आदत बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे। और बाद में हाई स्कूल की परीक्षा जब हुई तो उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में खास तौर से अंग्रेजी और गणित, इन दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा किया। और इतना अच्छा किया कि 12 वर्ष की आयु का एक किस्सा और इसके साथ जोड़ना जरूरी हो जाता है कि लोनी की ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं, वो बड़ी प्रसिद्ध है। 12 वर्ष की आयु में रामानुजन जी ने लोनी की ट्रिग्नोमेट्री की पूरी पुस्तक बिना किसी मदद के हल कर दी थी। तो लोगों को हैरानी होती थी, शिक्षकों को हैरानी होती थी कि गणित को जिससे सारे लोग दूर भागते हैं, क्या कोई गणित को भी इतना प्यार करने वाला कोई हो सकता है? और जो चीजें सॉल्व करने में, हल करने में लोगों को जीवन लग गया, महीने लग गए, और उसमें भी सॉल्व नहीं होती, उसका चटपट जवाब देते थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। और गणित का जो जुनून था वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने वहां गवर्नमेंट स्कूल जो था वहां पर दाखिला तो लिया,
मगर 1903 की बात है। तो गणित के अलावा फिर उन्हें, क्योंकि इतना सॉल्व करते थे, लगातार उसी में रहते थे। कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, कई किसी की ड्राइंग अच्छी है, वो ड्राइंग करने लगता है तो बाकी सब चीजों से ध्यान हट जाता है और किसी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं जाता। घर वाले भी टोकते हैं कि बाकी सब भी तो करना है। ऐसी स्थिति रामानुजन के साथ भी थी, मगर उन्हें ड्राइंग या कोई और सब्जेक्ट में, उन्हें गणित ही अच्छा लगता था। तो जब गणित गणित और लगातार गणित करते रहना, उसमें ये हुआ कि आगे उन्होंने जब हाई स्कूल से आगे जब गए तो गणित के अलावा बाकी सब में फेल हो गए। अब फेल हो गए तो डांट भी पड़ेगी ऐसा भी लगता है, और किसी और चीज में मन भी नहीं लगता है। तो घबरा के और क्या करेंगे, वो घर से भाग गए। उनके पिताजी बड़े परेशान हुए, उनकी माँ बहुत परेशान हुई, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपने सीमित उसकी जो दुनिया होती है वो उसमें सोच रहा होता है, मगर माँ बाप की जो दुनिया होती है वो तो वो बच्चा ही होता है। उनके पिताजी जब बहुत परेशान हुए तो उन्होंने ये हिंदू अखबार जो आता है उस समय पर, उसमें उन्होंने विज्ञापन दिया कि ये बच्चा है, ऐसा दिखता है, घर से घबरा कर। अभी हम जैसे विज्ञापन देखते हैं कि घर आ जाओ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इस तरीके का एक विज्ञापन दिया। रामानुजन खैर वो सारा पूरा हुआ, वो मिले और वो घर आ गए। और उसके बाद की कहानी वो बहुत दिलचस्प भी है, उसमें बहुत सारे संघर्ष भी हैं। कि स्कूली पढ़ाई तो हुई, मगर स्कूली पढ़ाई का उनका शायद साथ यहीं तक का था, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस होने के कारण और बाकी सब में रुचि ना लेने के कारण वो आगे इसके आगे पढ़ नहीं पाए। अब बड़ी चिंता की बात हुई कि एक एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ता है, मगर किसी और चीज में मन नहीं लगता। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीवन सरल नहीं रहता। 22 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, तो थोड़ी सी चैलेंजेस, चुनौतियां जीवन में वो थोड़ी सी और बढ़ गई। घर का गृहस्थी का दारोमदार उनके ऊपर आ गया। तो फिर खाली नोटबुक से तो काम चलेगा नहीं, खाली गणित से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको कोई नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी की तलाश में फिर रामानुजन जरा कुछ लोगों से मिले, और गणित विषय के एक प्रोफेसर थे, शेषु अय्यर। पहले वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे, रामास्वामी अय्यर, उनके पास गए। तो रामास्वामी अय्यर ने देखा कि ये कुछ करते तो गणित में अच्छा लगते हैं और ये ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और उन्होंने उन्हें शेषु अय्यर के पास भेजा। शेषु अय्यर ने एक रामास्वामी अय्यर का रेफरेंस होने के कारण एक और पत्र लिखा, और उन्हें जो वहां के दीवान थे उस समय, उन नेल्लोर के कलेक्टर दीवान बहादुर कहते थे, आर रामचंद्र राव के पास उन्हें भेजा। तो अगर आप उसका उस समय का डिस्क्रिप्शन देखें तो रामचंद्र राव ने लिखा कि एक पत्र आया पहले, और फिर बाद में एक थुलथुल सा व्यक्ति आया, मझोले कद का, मेरे पास, और उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी। और मगर उसका चेहरा देख के मुझे लगा कि ये इंटेलिजेंट बहुत है, क्योंकि ये इसको अपनी सुध बुध नहीं है, मगर ये अपने सब्जेक्ट पे बहुत खोया हुआ। एक नोटबुक ले रखी थी उन्होंने, और नोटबुक लेकर वो जब दीवान बहादुर के पास गए, आर रामचंद्र राव के पास, तो उन्हें वो गणित कुछ समझाने लगे। दीवान की भी गणित में रुचि थी, मगर जिस तरह से वो बता रहे थे, जिस सरलता से और सब चीजें बता रहे थे, वो कुछ जवाब नहीं दे पाए दीवान। तो उन्होंने कहा कि फिर दोबारा एक बार आइएगा। दोबारा कुछ दिन बाद रामानुजन दोबारा गए, और उस बार कुछ हल्का गणित, मतलब थोड़ा सरल। तो उन्हें लगा कि शायद पिछली बार जो मैं बात कह रहा था वो इनको समझ में नहीं आई, ये बड़ी कुर्सी पर तो बैठे हो मगर इनकी समझ में नहीं आई जो मैं बात कह रहा हूं, तो इस बार थोड़ा उससे नीचे का गणित इनको समझाते हैं। दीवान की भी गणित में अच्छी रुचि थी। उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत मेधावी व्यक्ति है, और ये हैरानी की बात है कि इनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो कोई नौकरी उस समय नहीं थी, मगर आर्थिक मदद करने का ऐसा निर्णय कि इनका काम नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो गणित में ही ये करते रहते हैं।
ये काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए इनकी कुछ मदद की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा वो दीवान ने वहां से एक व्यवस्था बनाई। मगर खाली कुछ किए बिना कि क्या हम मदद लेंगे, ये बात रामानुजन को कुछ जची नहीं। उन्होंने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, मगर फिर उन्होंने ये सब छोड़ के मद्रास में पोर्ट ट्रस्ट, जो बंदरगाह पर जो प्रबंधन होता है, वहां पर एक क्लर्क के तौर पर, लिपिक के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वहां पर पहले उन्होंने जो अपना एप्लीकेशन लगाई, उसके साथ एक एक पत्र मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था, वहां पर गणित के जो प्रोफेसर थे, E.W. मिडिल मास्ट का, वो एक पत्र भी लगा दिया। मिडिल मास्ट ने गणित का काम जो था रामानुजन का, वो गणित का काम देखा था और उन्हें लगा कि ये खाली जमा घटा के सवाल नहीं है, ये गुणा भाग सामान्य नहीं है, ये जिस तरीके के गणित की बात करते हैं वो ऐसा गणित है जिसपे वैज्ञानिक और शोधकर्ता सालों साल काम करते रहे, मगर जिन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते उन्हें ये बहुत चटपट सॉल्व करते हैं। तो एक प्रशंसा का पत्र था। मगर इतनी प्रशंसा के बाद भी उन्होंने जो जॉब एक अप्लाई किया था, वो बहुत छोटी सी जॉब थी, एक क्लर्क की जॉब थी। खैर, उन्होंने उसके बाद 30 रुपए मासिक की उनको एक जॉब उन्होंने ली और अपना काम वहां से शुरू कर दिया। देखिए, जैसे आजकल हम फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के पास भी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है। बीच में उन्होंने स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट, इस तरीके की उनकी हिस्ट्री रही है। मगर जो अपने काम के जुनून में होते हैं, वो अपना लक्ष्य फिर भी पा ही लेते हैं। कोई एक स्ट्रीम से अगर छिटक गया तो वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में, ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये रामानुजन जो थे, आप ये समझिए कि अपने काम में डूबे हुए उस समय के बिल गेट्स थे, इसी तरीके से, या मार्क जुकरबर्ग जैसे अपने काम में डूबे रहे, इसी तरीके का उनका व्यक्तित्व था। तो यूनिवर्सिटी डिग्री तो नहीं थी उनके पास, मगर जब उनको 30 रुपए की एक नौकरी मिली तो उन्होंने फिर से एक चिट्ठी लिखी और वो चाहते थे कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूं ये खाली मेरी नोटबुक में रह गया तो ये तो मुझे तो आनंद आता है, ये सारी चीजें हैं, मगर ये कितने काम का हो सकता है अगर ये पब्लिश हो जाए, ये प्रकाशित हो जाए, तो लोगों को पता चले कि इससे आगे भी गणित की का सवाल ये यहाँ पर नहीं रुका है, और अगर ये रिजॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, तो इस समाधान से दुनिया को, इंजीनियरिंग को, भौतिकी को बहुत सारे आगे नए सॉल्यूशंस मिलेंगे, नए समाधान मिलेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि ये प्रकाशित हो जाए। तो पोर्ट ट्रस्ट पर काम करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी को लिखी और उन्होंने लिखा कि मैं अपना J.H. हार्डी को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं ये जो सारा काम करता हूं, ये सारा ऐसे ही खो जाएगा। अगर ये कहीं अच्छे से छप जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने लिखा कि मैं विनम्रता पूर्वक आपको अपना परिचय देना चाहता हूं कि 20 पाउंड वार्षिक वेतन पर, 30 रुपए को अगर पाउंड से कैलकुलेट करें तो उस समय के हिसाब से, और मैं पोर्ट ट्रस्ट पर एक क्लर्क का काम करता हूं। मैंने ऑर्डिनरी सामान्य स्कूली शिक्षा ली है, और मगर गणित में जो करता हूं वो आसपास के लोगों ने कहा है कि ये आगे का काम है, ये सामान्य काम नहीं है। इसके लिए आपको आगे कुछ इसको दुनिया भर में प्रकाशित अगर हो तो सब लोगों का भला हो सकता है इससे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको कष्ट दे रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं, मगर मैं अपना कुछ काम आपको भेजना चाहता हूं। उसके साथ उन्होंने अपनी कुछ प्रमेयों की जो पत्र थे सॉल्व करके वो लगाए और प्रोफेसर हार्डी को उन्होंने पत्र लिखा। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा कि मैं पैसे से हो सकता है कि मैं गरीब हूं, मगर अगर आपको ये लगता है कि ये जो मैंने सवाल जो हल किए हैं, जो प्रमेय जो मैंने थ्योरम्स जो मैंने सॉल्व की हैं, अगर वो किसी के काम की हैं तो आप इसे एंटरटेन कीजिएगा, तो आप इसको बताइएगा।
क्योंकि मैं वास्तविक अनुसंधान के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये बहुत छोटा सा एक आपको सैंपल दे रहा हूं कि, और ये सिर्फ इसलिए कि मैं किस लाइन पर चल रहा हूं इसकी ओर संकेत करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर हार्डी ने जब वो देखा, इसके साथ उन्होंने 10-11 पत्र और अपने जो पहले के थे वो लगा के और वो भेज दिया, और निश्चिंत अपने रोज के काम में वो लग गए। जो अपनी धुन का आदमी होता है उसे बाकी सब चीजों की कोई ध्यान नहीं होता, बाकी सब चीजों की तरह। चिट्ठी तो भेज दी, मगर वही अपना क्लरिकल काम करना और खाली समय में अपनी आराध्य देवी नामदेवी की वो ध्यान लगाना और फिर सवाल करने में जुट जाना, यही उनका जीवन था। मगर ऐसे उन्होंने ऐसा करते हुए जैसे प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखा था, ऐसे ही उन्होंने 1-2 पत्र और प्रोफेसर्स को भी लिखे थे, मगर शायद उनको, बाकी प्रोफेसर्स को उस पत्र का महत्व समझ में नहीं आया। प्रोफेसर हार्डी को ये बात समझ में आई कि ये काम बहुत अनोखा है जो रामानुजन कर रहे हैं, और सदियों में कोई एक आदमी होता है जो ये इस तरीके की प्रतिभा रखता है, और वो आदमी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पर एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है। उन्होंने एक मद्रास यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखा और उसकी सलाह पर 2 साल के लिए प्रोफेसर हार्डी ने जो पत्र लिखा, रामानुजन को 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी गई। आगे आपस में बात होती रही, और 1914 की बात है कि प्रोफेसर हार्डी ने जब उनके काम से लगातार पत्र व्यवहार में पता चला कि मेरा सिलेक्शन, मेरा चुनाव गलत नहीं है, तो उन्होंने अपने पास कैम्ब्रिज उनको बुलाया, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक ट्रिनिटी कॉलेज है, वहां वो समुद्री जहाज से करीब 1 महीने की यात्रा करके, पहले ये वाले प्लेन नहीं चलते थे जो आज हम हवाई जहाज देखते हैं, ये नहीं थे, बहुत सीमित, बाद में भी शुरू हुए, बहुत महंगी यात्रा थी, जोखिम ज्यादा माना जाता था, तो समुद्री जहाज से लोग जाया करते थे। तो इसी समुद्री जहाज से रामानुजन विदेश गए, और करीब महीने भर की यात्रा करने के बाद में जब वहां पहुंचे तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ कैम्ब्रिज विद्यालय का, थोड़े समय जब उन्होंने काम किया तो उसका फेलो चुना गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक तो वहां के समाज में भी उसका फेलो होना बहुत विद्वता का परिचय उसका मानते थे, और पहले जो भेदभाव का बहुत था, तो रंग भेद के कारण, गोरे हैं काले हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो पार्कों में और बाकी सब जगह लिखा होता था कि भारतीय और कुत्ते यहाँ नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ऐसी स्थिति, जिस समय नस्ल भेदी मानसिकता समाज में रहती थी, उस समय इंग्लैंड में जाना और वहां की एक प्रतिष्ठित सोसाइटी में वहां का फेलो चुना जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और वहां पर रामानुजन जब गए तो उस दौरान उन्होंने बहुत प्रमेयों पर काम किया, पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया, भारतीय मेधा से सबको परिचित करवाया, और बताया कि गणित की दुनिया, जहां पर दुनिया रुकी हुई है उससे आगे की गणित की दुनिया है, सवालों को उससे आगे भी हल किया जाए तो नए आयाम, नए डायमेंशंस खुल सकते हैं, ये उन्होंने बताया। मगर एक जैसे क्लाइमेट बदलता है और माहौल बदलता है, लोगों का रहन सहन, खाना पीना अलग होता है। वो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे, पूजा पाठ में लगातार रहने वाले व्यक्ति थे, और जैसा कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र का जैसा मौसम होता है, तो वो मौसम न बहुत गर्म होता है न बहुत ठंडा होता है, मगर इंग्लैंड का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम था। फिर खाने में भी शाकाहारी खाने की विकल्पहीनता की स्थिति थी। फिर अपना खाना बनाने का उनका एक आग्रह था रामानुजन के, अपना खाना बनाना, शाकाहारी ही होना, शुद्ध होना, जैसे अपने यहाँ भारत में हम देखते हैं घर परिवारों में होता है, उसी संस्कार के साथ गए थे। तो उन्होंने 5 वर्ष तक ये उन्होंने चलाया, मगर उस खराब मौसम का और खान पान में जो ढिलाई हुई, समय से नहीं खा पाए, पर्याप्त जितना न्यूट्रिशन, जितना पोषण मिलना था वो उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो दुर्भाग्य से उनकी तबीयत 5 साल बाद खराब हो गई काफी ज्यादा। 26 अप्रैल 1920 की बात है, बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, सिर्फ 33 वर्ष, 32 साल कुछ महीने कुछ दिन की आयु थी, 33 साल भी पूरे नहीं थे। रामानुजन
ने अपनी ये दुनिया की यात्रा पूरी की। मगर इस छोटे से जीवन में उन्होंने बताया कि अगर ये एक आंकड़ा है तो कोई छोटा कोई भी काम अगर बड़ा करना है तो जिंदगी कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखता, आप उस काम में कैसे डूब जाते हो, कितना आप उसमें खोकर, वो एक एक कहावत है ना कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो जो समुन्द्र में नीचे जाएगा तो मोती उसी को मिलेगा, क्योंकि जो जो उस गहराई में ही नहीं गया उसे यही नहीं पता कि मोती कहाँ होता है, कैसा होता है। इसी तरीके का जीवन उन्होंने हमारे सामने रखा, सबके सामने रखा कि जो कमिटमेंट था, जो डेडिकेशन था, जो प्रतिबद्धता थी, जो समर्पण था, वो उन्होंने गणित को पूरा अपना जीवन लगाया और ऐसी ऐसी नई चीजें वो सबके सामने रख कर गए जो 100 साल बाद भी और आज दुनिया को चमत्कृत कर रही हैं। हमें हैरानी होती है कि भारत में रामानुजन की शायद इतनी चर्चा नहीं होती, मगर दुनिया में अगर कहीं जाओगे बच्चों तो जरा पूछना अपने परिवार से। जैसे बहुत सारे अमेरिका के का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं 1 साल पहले अमेरिका गया, तो अमेरिका के ओहायो, वहां पर एक बड़ा स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ बड़ा स्टेट है, उसी तरह से ओहायो एक बड़ा राज्य उनका है। ओहायो में कोलंबस के पास एक मंदिर था। मंदिर में मैं पूजा के लिए गया तो कुछ बच्चे अपना आईपैड लेकर एक एक सामने खड़ा हुआ था, बाकी सब उसकी बात सुन रहे थे। तो मैं भी बच्चों की बात सुनने के लिए वहां पर बैठ गया। मैं ज्यादातर जाता हूं तो बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं। तो जो बच्चा वहां पर सबके सामने मंदिर में कुछ सुना रहा था, उसने धोती वोती अच्छे से कसी हुई थी, सब पहले भगवान को माथा टेक कर आए, फिर आईपैड से उसने जो कहानी सुनानी शुरू की तो मैं चौंका कि ये कहानी इस समय भारत में कहाँ सुनाई जा रही होगी, जो अमेरिका में। वो रामानुजन के जीवन की कहानी अपने साथियों को बता रहा था। तमिलनाडु का कोई एक बच्चा था और उसने बताया कि कैसे वो दुनिया में आकर वहां से भारत का नाम ऊंचा किया, गणित के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की। ऐसे रामानुजन हमारे यहाँ से थे, तमिलनाडु से थे, उनका घर ऐसा था, परिवार ऐसा था, तो सारे बच्चों के लिए बड़ा उत्साह का वातावरण था। एक बात मैं और बताना चाहूंगा बच्चों को कि हम सोचते हैं कि गणित पर इतना जोर हमारे टीचर्स देते हैं, इस जोर देने का क्या फायदा है, इतना जोर देने का। मैं बताऊंगा कि भारतीय बच्चों का गणित इतना, टीचर्स का लगातार बच्चों को सिखाते रहना जो है, उसके कारण इतना फायदा मिला है कि भारतीय बच्चों का गणित का ज्ञान दुनिया में आज किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा है। अगर आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, तो आपको एक अनुभव आएगा। अगर आपके परिवार में से कुछ जाते हैं और पूछें तो जैसे एशियाई देशों में भारत और जापान, ये दोनों जगह का गणित का बहुत अच्छा शिक्षकों ने जो बुनियाद डाली है, प्राथमिक शिक्षाओं में जो बच्चों के गणित की तैयारी की जाती है, वो इतना अच्छा है कि आगे जाकर उनको जीवन में बहुत कामयाबी मिलती है। इंजीनियरिंग में हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे और चीजों में इसका बड़ा एक फायदा मिलता है। और इसके अलावा जो रोजमर्रा का जीवन है, जैसे कि वहां कार लेने के लिए जाते हैं या प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं या टैक्स के कैलकुलेशन के मामले में, अगर वहां कोई भारतीय दिख जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये आ गए हैं तो इनसे ही पूछो, क्योंकि इनसे आगे जाना, वहां के लोगों को कैलकुलेटर की आदत लगी हुई है। यहाँ पर लोग फटाफट पहाड़े सिखा दिए जाते हैं सारी चीजें। तो यहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है, जो जो टीचर्स ने सिखाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेरा ये कहना है कि जैसा रामानुजन अपनी प्रतिभा का परिचय दे पाए, वो कैलकुलेटर पर कैलकुलेट नहीं करते थे। आज जैसे मोबाइल आ गया, मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया, ये सब चीज नहीं करते थे। भारत की जो गणित को सीखने की परंपरा है, वो शिक्षकों से सीखना और उसका खूब अभ्यास करना। गणित तो अभ्यास से ही आता है। तो ये परंपरा जो है वो भारत की ऐसी परंपरा है जिसने दुनिया में अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और जैसे रामानुजन थे, उसी तरह से आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बोधायन, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये बहुत सारे आपको गणित के नाम मिलेंगे। कि दुनिया जिस सब्जेक्ट को बहुत बहुत रूखा सूखा समझती थी, नीरस समझती थी,
वो ज्ञान पूरी दुनिया के लिए बहुत चमत्कारिक हो सकता है, ये बताने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारत ने किया। संसाधन शून्य हो सकते हैं, मगर दुनिया को शून्य देने वाले भारत ने बताया कि अगर ये शून्य के आगे एक अंक लग जाए तो ये शून्य बहुत कमाल करता है, कि संसाधन के शून्य होने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपनी लगन इसे किसी एक दिशा में लगा दें तो अपना जीवन भी बड़ा बनता है और आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सरल बनता है। तो गणित की एक ऐसी ही छोटी सी कहानी आज हमने कही है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई नीरस सब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट नीरस नहीं होता। अगर हम उसे थोड़ा सा रस उसमें लेना शुरू करें, अपना थोड़ा सा ज्यादा समय, ज्यादा लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हम उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा करना शुरू करें तो हमें ये मजा आना शुरू होगा। और हो सकता है कि हमारा किसी एक सब्जेक्ट से प्यार वो हमें पूरी दुनिया का दुलार दिला दे। तो रामानुजन जी की कहानी हम इसी के साथ अपनी पूरी करते हैं, और अगर कुछ बातचीत चर्चा में अगर कुछ और बातें होंगी तो कुछ और बातें भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हितेश जी। और इतने रस के साथ गणित की और गणितज्ञ की कहानी जो बच्चों ने आज सुनी है, वो निश्चित रूप से उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी गणित से प्यार करने के लिए। निश्चित रूप से मैं एक खुलासा भी आज यहाँ पे आपके समक्ष और सारे बच्चों के समक्ष करूंगा कि 8वीं कक्षा में मुझे भी गणित में सर्वाधिक नंबर लाने के लिए रामानुजन जी के नाम पर एक अवार्ड हमारे स्कूल में हुआ था, वो मिला था। बहुत तो बढ़िया। लेकिन गणित ठीक, बाकी बात बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई को जितना रस लेके पढ़ा जाएगा उतना ही वो आनंद देगी और मजा देगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है कि अभी इस दौर में, इस लॉकडाउन के समय में बच्चों को क्या करना चाहिए, खासतौर पर रामानुजन जी के जीवन से उनको क्या प्रेरणा है, वो आप अगर बताने का कष्ट करेंगे। और आगे एक वायदा और आपसे चाहिए कि अगले हफ्ते की इसी बाल सभा सीरीज में हम आपको पुनः आमंत्रित एक बार करना चाहेंगे, तो आपसे वो वायदा भी हमको चाहिए। देखिए, बाकी सब चीजें तो दुनिया में चलती रहती हैं, मगर बच्चों से संवाद का कोई मौका वो जो आपने दिया है, मैं निश्चित ही एनसीपीसीआर का मैं धन्यवाद करूंगा, और उसके साथ ही कहूंगा कि बच्चों के साथ संवाद करने का कोई मौका या बच्चों के लिए कुछ करने का मौका हो तो समाज के लोगों को आप इसी तरीके से जोड़ते हुए चलिए। क्योंकि बच्चों के लिए करने का बहुत मन में होता है, मगर उस समय के बीच में अगर कोई हल्का सा टहोका दे दे, थोड़ा सा खटखटा दे, तो अपने समय में से समय निकाल के अच्छा भी लगता है। बच्चों को आपने जो कहा कि कुछ कहना, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रामानुजन जी ने हमें बताया कि कोई भी चीज नीरस नहीं होती। तो अभी जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, तो डर से आगे जीत है, ये वाली बात अपना मंत्र बनाइए, और उस डर को किनारे कर देंगे हम इस एक साल में, उसके लिए थोड़ी तरकीब लड़ाइए, ये एक चीज है। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि अब हम मशीन पर बहुत ज्यादा आधारित होते जा रहे हैं। तो मशीन भी इंसान ने बनाई है, ये आपके दिमाग से आगे की चीज नहीं है। अपना दिमाग इस मशीन से थोड़ा आगे दौड़ाइए, और अपनी कोई एक अच्छी आदत जो जो जिससे आपको तसल्ली मिलती हो, थोड़ा सा रंगों के साथ हो सकता है, किसी को कविता करने में, किसी को गाना गाने में मजा मिल सकता है, तो किसी एक आदत को जरूर अपने साथ रखिए। ये आदत जीवन में बहुत काम देती है, क्योंकि आगे जब पढ़ाई लिखाई काम काज इस जब सब में जब तनाव हो जाता है, तो आपकी वो आदत जो अच्छी आदत होती है वो आपका सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर होती है। थोड़े से रंग, कभी आप बहुत तनाव में हैं मगर आप एक अच्छी सी पेंटिंग बना लेंगे, उसको कोई सराह देगा तो सारा तनाव 1 मिनट में उड़ जाएगा। तो जीवन के आगे के लिए कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, तनाव सुलझाने के लिए कहीं नहीं जाना, अपनी एक अच्छी सी आदत बनाओ और थोड़ा सा मशीनों से आगे एक कदम बढ़ाओ। ये मैं कहना चाहूंगा बच्चों से। अगर ये करा तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत सारी विभूतियों के बारे में हम जानेंगे, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगहों पर जाएंगे। मगर हम ये सब करते हुए कभी तनाव में नहीं आएंगे, और ना खुद टेंशन में आएंगे, ना हमारी वजह से हमारा परिवार टेंशन में आए, कुछ ऐसा काम करेंगे। ये अगर हमने कर लिया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। आपने बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों को स्ट्रेस से दूर रहने का जो तरीका बताया है
को निश्चित रूप से बच्चे अपनाएंगे और कम से कम आज के इस दौर में बच्चों से स्ट्रेस से दूर रहने के लिए जो अपेक्षा है वो दूसरे माध्यमों से पूरी की जाए और परिवार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। इसके लिए ये संदेश आपकी आज की इस बातचीत से हम सभी लोगों को मिला है और आगे आपका हमारे बच्चों के प्रति, हम लोगों के प्रति स्नेह इसी प्रकार का बना रहेगा। इसी भाव के साथ बहुत धन्यवाद।